हेलो एवरीवन, मैं कृपा शंकर पांडे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलएम का छात्र हूं और मेरे साथ आयुष यादव और राजीव रंजन जी हैं, जो कि आल्सो हम मेरे बैचमेट हैं। और आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम के एंट्रेंस को कैसे क्रैक करें उसके स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, और उसमें कुछ लोगों के जो डाउट्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आयुष जी कि इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या रोल होता है, होती है या नहीं होती है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स होता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ओके, मतलब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राजीव रंजन जी, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि ये एक अजीब तरह का नियम है कि ईयर गैप होने पर मतलब कुछ मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये क्या है और कैसे लागू होता है? हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक रूल है कि अगर ईयर गैप है तो अगर एक ईयर का गैप है तो 5% मार्क्स, जितने मार्क्स आते हैं उसमें से 5% मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अगर 2 साल का गैप है तो 10% मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, और अगर 3 साल का गैप है तो 15% का। और कई लोगों के डाउट होते हैं कि जैसे 300 मार्क्स के एग्जाम होते हैं तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं 300 का 5% डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर 1 ईयर का गैप है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जितना 300 में मार्क्स आएगा उसमें से 5% डिडक्ट होगा। अगर 300 में 200 से स्कोर आता है तो 200 का 5% यानी 10 नंबर, यानी 10 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स में से मतलब 5% या 10% या 15% जितने ईयर गैप होगा उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट किए जाएंगे। मैक्सिमम लिमिट होती है 15%। मैक्सिमम लिमिट 15% है, वो भी 3 ईयर या उसके कितनी भी साल गैप हो जाए तुम्हारा, ठीक है। अच्छा आयुष जी, ये बताइए कि ये हॉस्टल वगैरह मिलने का क्या, कितने इंडेक्स, कितने मार्क्स ऑब्टेन करना होगा बच्चों को? देखिए, हॉस्टल्स यहाँ पे है दिक्कत, इस हॉस्टल ज़्यादा नहीं है एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे जो बैच में हैं उसमें एक लड़की को मिला हॉस्टल, बाकी टोटल 6 लड़कों को मिला है। तो जैसा भी कट ऑफ आएगा उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 6 स्टूडेंट होंगे, टॉप 6 लड़के होंगे उनको मिलेगा, और जो टॉपर लड़की होगी उसको मिलेगा हॉस्टल। अच्छा, यानी एक लड़की को इस साल मिला हुआ है और 6 लड़कों को मिला हुआ है, और जिसमें से हम तीनों भी हॉस्टलर हैं। और हॉस्टल के बारे में यहाँ 3 हॉस्टल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वुमेंस हॉस्टल है। तो हॉस्टल्स कई सारे हैं, लेकिन एलएलएम में तीन हॉस्टल्स में लॉट किए गए हैं। जैसे सर सुंदरलाल में लॉट किए गए हैं, डायमंड जुबली हॉस्टल है उसमें लॉट हुई है, और जीएन झा हॉस्टल है उसमें लॉट की गई है एलएलएम के बच्चों की। राजीव जी, हम देखते हैं कि बहुत सारा डाउट होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएं। कई बार लोग एंट्रेंस देकर के निकलते हैं और कहते हैं कुछ भी पूछ लिया गया आउट ऑफ द ब्लू। तो क्या इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, कुछ प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स हैं? अगर ऐसे हैं तो कौन कौन से हैं? हाँ कृपा जी, इसके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस हैं। जो नोटिफिकेशन आती है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और उसी में से आते हैं। और वो अगर 10 सब्जेक्ट्स का नाम अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, जुरिस्प्रूडेंस से आती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आती है, क्रिमिनल लॉ से आती है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से आती है, हिंदू और मुस्लिम लॉ से आती है, प्रॉपर्टी लॉ से आती है, लेबर लॉ से आती है, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ से आती है। कई बार लोग कहते हैं कि लेबर लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्या ये सच है कि या सिर्फ हवा बना दी जाती है? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे लेबर लॉ से। कई सारे लोग हैं जो लेबर लॉ या इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते हैं या प्रेफरेंस नहीं देते हैं इन कंपैरिजन टू मेजर लॉज, जो जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, अदर सिविल लॉ हो गए। तो उन्हें लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जबकि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कवर हुए रहते हैं। बात यह है कि पास्ट ईयर पेपर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मिलता नहीं है, तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो लास्ट ईयर का जो हम लोगों ने पेपर दिया था उसमें जो मेजर क्वेश्चंस थे वो माइनर लॉ से पूछे गए थे लास्ट ईयर। वो भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे केस लॉज से, जो रिसेंट थे 2015 के बाद के, माइनर लॉज के भी जो केस लॉज थे वो पूछे गए। और सबसे बड़ी यही दिक्कत है लोगों की, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर की पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है नहीं, तो बहुत सारे लोग कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, अगर क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में किसी के पास अवेलेबल। तो इसका सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाया जा सकता है, और इसी दिशा में आपकी हेल्प करने के लिए हम जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस में दिए गए हैं उनका 1 by 1 हम डिस्कशन करेंगे, और जिसका हम शुरुआत करते हैं आयुष जी से। तो आयुष जी, आप 5 सब्जेक्ट कोई चूज कीजिए और उसमें से बारी बारी से आप उनको बताइए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसे मैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताना चाहता हूँ, तो उसमें आपके मेजर टॉपिक्स, आप सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना है, जितने 10 सब्जेक्ट हैं वो, साथ में एक आपका लीगल अवेयरनेस है, करंट लीगल अवेयरनेस, वो भी देखना है, क्योंकि करंट केसेस, करंट जो भी है लीगल न्यूज़, वो तो पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जो भी करंट न्यूज है उसके बारे में हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बता देता हूँ आपको। प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इमरजेंसी हो गया, लैंग्वेजेस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, टोटल शेड्यूल्स जो है उसके बारे में, और शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में, साथ में रिसेंट और जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उनके बारे में पढ़िए। और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी प्लस फंडामेंटल राइट्स, इनके आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स याद कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और बेसिक स्ट्रक्चर में आने वाले उन सारे प्रोविजंस का और उससे रिलेटेड सारे केस लॉज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आयुष जी, आप और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पिछले साल जो हम लोगों ने अटेम्प्ट दिया था, एग्ज़ाम दिए हुए थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन था आर्टिकल 281 पे आया हुआ था, और आर्टिकल 299 पे, ये दोनों 299 पे पूछा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। फिर आपका पूछा था कि इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स को वो कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसमें आर्टिकल था 350 से 8359 पे क्वेश्चन था, 359 पे था, फाइनेंस कमीशन पे था रिकमेंडेशन। और एक दो क्वेश्चन और मुझे जहाँ तक याद है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पूछा था, आर्टिकल 310 में है, और 9th शेड्यूल केस पूछा था IR कोलो का। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स पूछे थे। तो अब हम अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो राजीव रंजन जी बताइए कि ये हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हिंदू और मुस्लिम लॉ में जो है वो आपको सबसे पहले ओवरव्यू देख लेना होगा पूरे सब्जेक्ट्स का। जैसे कि सोर्सेज जो हैं या स्कूल जो हैं, स्कूल्स में नाम सबके याद होने चाहिए, और किसमें कौन कौन से स्कॉलर्स थे, किन्होंने क्या थ्योरी दिया था, उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्स्ट बुक की नॉलेज की जरूरत नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के लिए, बट बेसिकली वो MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नेम्स वगैरह याद होने चाहिए। जो लीगल ज्यूरिस्ट है उनके मेजर स्टेटमेंट जो हैं वो पूछ लेता है, थ्योरीज पूछ लेता है, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, मेजरली क्वेश्चन इन्हीं दो तीन चीज़ों पे बेस्ड। और जो भी लेजिस्लेशंस हैं उसमें के जो मेजर सेक्शंस है आप वो याद कर सकते हैं, इंडेक्स वगैरह। डिटेल में सेक्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हम सेक्शन 5 पढ़ सकते हैं, सेक्शन 13 पढ़ सकते हैं, सेक्शन 25, 24, 25 पढ़ सकते हैं। ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLM एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी होंगे जो पीछे हो चुके हैं एग्जाम्स। आयुष जी बताइए कि लॉ ऑफ टॉर्ट को कैसे बच्चे डील करें, जो कि देने वाले हैं एंट्रेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी जो भी उसमें टॉपिक्स हैं जी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ें, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। केस लॉज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो आप केस लॉज पढ़ लीजिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे केस लॉ है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पिजन होल थ्योरी हुई, हाँ पिजन होल थ्योरी हो गई, जो डेफिनेशंस दी हुई है उसमें, साथ में जो डिफेंसेस दिए हुए, साथ में जो ऑफेंसेस दिए हुए, प्राइवेट डिफेंस जो हुआ है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो हुआ, डिफेमेशन से रिलेटेड केसेस वगैरह, एक्सेप्शंस के डिफेमेशन के, ये सब तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूडिंगली बताएं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या पूछा जा सकता है, तो हमको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे उसके बेसिक कौन कौन से रॉन्ग होते हैं, उसमें कौन कैसे डैमेजेस दिए जाते हैं, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी थ्योरी है, जैसे पिजन होल थ्योरी हुई, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हुए, जैसे लीगल मैक्सिम्स हुई, लीगल मैक्सिम से बेस्ड केस लॉज आते हैं। तो हमको इस पे फोकस करना है, हमको बहुत भागना नहीं है, हमको कोई एक सोर्स पकड़ना है और उसी पर स्टिक करना है। तो राजीव रंजन जी, अब हम नेक्स्ट लॉ पे पहुंचते हैं, जो कि है प्रॉपर्टी लॉ। तो प्रॉपर्टी लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे प्रिपेयर करें। प्रॉपर्टी लॉ के लिए आपको सबसे पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके बेयर एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको पढ़ने होंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस में क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, इंडेक्स क्या है, वो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके सेक्शन से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। जैसे कि अनबॉर्न पर्सन का जो सेक्शन है, या डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सब कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। स्टार्टिंग का 5-6 सेक्शंस है, और भी जैसे कि मॉर्गेज है, प्लेज है, चार्ज जो डेफिनेशंस जो TPA में दी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस आती हैं। तो आपको बेसिकली बेयर एक्ट पे फोकस रहना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ लेना है। प्रॉपर्टी लॉ को कंक्लूड करते टाइम मैं ये बताना चाहूँगा कि जो राजीव जी ने जैसे बताया कि उसके हमें बेसिक प्रोविजंस पर फोकस रखना है, उसकी जो लीगल डॉक्ट्रिन्स उसमें दी गई हैं
और उसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, जैसे चार्ज कैसे कब क्रिएट होगा, मॉर्गेज कब दिया जाएगा, और क्या कहते हैं ट्रांसफ़र टू माइनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। आयुष जी, हम बढ़ते हैं आपकी तरफ फिर से, और आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आप प्रोविज़न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं जी। साथ में केस लॉज देख लीजिए जी। लीगल मैक्सिम्स देख लीजिए। ज़्यादा डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट तो इजी सब्जेक्ट है मुझे लगता है कि जो स्पेशल क्या बोलते हैं जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 से सेक्शन 75 उसमें आप कम्युनिकेशन देख लीजिए, रिवोकेशन देख लीजिए, जी। फिर फ्रॉड, एक्सेप्शंस, जो कंसिडरेशन वगैरह की डेफिनेशन देख लीजिए, फ्री कंसेंट हो गया, जी। साथ में कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब देख लीजिए। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी लॉ में एक चीज़ बताना भूल गया था, वो है जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट की डेफिनेशन हुई या कंटिजेंट इंटरेस्ट की, इन सब पे भी बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम फिर से इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की तरफ बढ़ते हैं राजीव जी। तो आप इस पर प्रकाश डालिए कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सोर्सेस अवेलेबल होते हुए भी बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं कौन सा बेस्ट सोर्स है, तो कैसे उसको टैकल करें, और आप सोर्स क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को? इंटरनेशनल लॉ जो है और ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको वो लोग जनरली मेजर लॉ से फोकस कर लेते हैं और इसको अवॉइड कर देते हैं। जबकि इसको अगर पढ़ लिया जाए कुछ ही दिन तो इस पर अच्छे से कमांड हो जाएगा और आप इसके सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और ये आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशंस है, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, उनका कहाँ पे वो लोकेटेड है, उनका हेडक्वार्टर्स, ये सारे क्वेश्चंस। इंटरनेशनल कन्वेंशंस से काफी ईयर क्या है और कन्वेंशंस किस लिए वो कन्वेंशन है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के कुछ केसेस हैं 20-25 इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेने होंगे कि वो केसेस किस कंट्री के केसेस हैं और किस टॉपिक पे वो केसेस हैं। जी। तो कुल मिला के इंटरनेशनल लॉ को डील करते टाइम पे हमको बहुत भागने की ज़रूरत एकदम से भी नहीं है। हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज और उसके जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन पर स्टिक करना है और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और अपने इंट्रेंस को क्लियर कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं आयुष जी, क्रिमिनल लॉ के बारे में बताइए और एक डाउट वो क्लियर कीजिए कि कई बार लोगों के मन में ये डाउट होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLM के एंट्रेंस के एग्जाम में CRPC पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, इस पर भी आप प्रकाश डालिए, तो बताइए। क्रिमिनल लॉ में बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो IPC से होते हैं, बट हाँ CRPC से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तो CRPC में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, 2-3 टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। आप अरेस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 300 से लेकर 327, इसके प्रोविज़न भी याद कर लीजिए, साथ में सेक्शंस भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें पावर्स ऑफ कोर्ट्स पढ़ सकते हैं, साथ में लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, जो FIR पे रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और अरेस्ट पे है, जो 4-5 मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 केसेस हैं, वो आप पढ़ लीजिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट रोल तो आपका IPC करेगा, तो IPC में आप पनिशमेंट पढ़ लीजिए, एक्सेप्शंस पढ़ लीजिए, बॉडी से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ लीजिए, उसके सेक्शंस याद कर लीजिए क्योंकि सेक्शन पे डायरेक्ट पढ़ लीजिए, डिफेंसेस पढ़ लीजिए, डायरेक्ट जो है सेक्शन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी और मैं बता दे रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन जो है जो लास्ट ईयर याद है मुझे आया था, वो मैं बता दे रहा हूँ। होमिसाइड पे क्वेश्चन आया था, डाउरी डेथ का सेक्शन पूछा था, ग्रीवस हर्ट में ऑफेंसेस कौन से हैं, 3-4 ऑप्शन में दिया था ऑफेंसेस, उसमें से पूछा था कि ये ग्रीवस हर्ट कौन सा होगा। और सेक्शन 300 CRPC जैसा मैं बताया वो आया था, ऑप्शन बुक और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शन आया था जी। तो जैसा कि आयुष जी ने बताया कि क्रिमिनल लॉ ऑल कंप्राइजिंग होता है, इसमें IPC भी होता है, CRPC भी होता है और एविडेंस के भी प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। तो हमको ये अपने दिमाग से एकदम से भी निकाल देना है कि इसमें CRPC पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, IPC पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अगर सिलेबस में क्रिमिनल लॉ दिया गया है तो क्रिमिनल लॉ का कोई भी आर्गन पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं राजीव रंजन जी की तरफ और इनसे जानते हैं कि लेबर लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर लॉ भी इंटरनेशनल लॉ की तरह बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं और नहीं पढ़ते हैं, जबकि लेबर लॉ भी आसान है और इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसलिए लेबर लॉ को भी देख कर जाना चाहिए। लेबर लॉ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी लेबर लॉ के जो लेजिस्लेशंस है ना उसके ईयर याद होने चाहिए कि वो बहुत सारे लेजिस्लेशन है लेबर लॉ के। हालांकि बहुत सारे लेजिस्लेशंस को कंपाइल करके 2020 में और 19 में 4 कोर्स बना दिए गए हैं। तो लेकिन आपको प्रीवियस जो लेजिस्लेशंस है उनके भी आपको ईयर्स याद होने चाहिए, क्योंकि अभी भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं प्रीवियस लेजिस्लेशन के।
और आपको न्यू जो 4 कोड है उनके भी नाम, ईयर और उसमें क्या है थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट पे क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार भी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आपको पता होने चाहिए ये क्या है, और ये सब कवर कर लेंगे। लेबर लॉ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उससे भी लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, वो भी एक बार ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, लॉ ऑफ टार्ट्स का है और हिंदू एंड मुस्लिम लॉ का है। अब हम बढ़ते हैं आयुष जी की तरफ और इनसे जानते हैं कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या बताता है और वो कितने मतलब कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जी आयुष जी। जूरिस्प्रूडेंस भी जनरली लोग नहीं कम ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा लीगल थ्योरीज होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जूरिस्ट के, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं 8-10 क्वेश्चन तो आप मान के रहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कुछ टॉपिक्स, आप स्कूल्स पढ़ लीजिए, सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ लीजिए, बुक्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लीजिए, जो प्रोमिनेंट जूरिस्ट हैं उनके स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उनके थ्योरीज जो है, प्रिंसिपल्स जो हैं उनको पढ़ लीजिए, और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ लीजिए, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ लीजिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो जूरिस्ट हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, बेंथम हो गए, ऑस्टिन, सालमन, केल्सन, सेविनी, रॉस्को पाउंड, इनकी थ्योरीज से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए थे जो मुझे याद हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। हेडोनिज्म क्या होता है ये पूछा था, जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल्स पूछे थे, लीगल पर्सन कौन होता है कौन नहीं होता है, और ज्यूरल को रिलेटिव रिलेशन जो होती है वो पूछा था। जैसा आप लोगों ने, और मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ केस लॉज के बारे में। आप लोग केस लॉज के बारे में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे केस लॉज आ गए थे पिछले साल। ये सच है कि पिछले साल 150 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन जो है केसेस से रिलेटेड थे। तो केस लॉज जो है आप लोग लीडिंग केस के साथ साथ आप लोग रिसेंट केसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले साल लीडिंग केस से थोड़ा से ज़्यादा रिसेंट केसेस ज़्यादा पूछे तो पिछले 2-3 साल के जो रिसेंट केसेस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, और खास करके इस साल जो भी रिसेंट केसेस हुए हैं और 2023 में उन सारे सब्जेक्ट्स के, इन 10 सब्जेक्ट्स के आपको रिसेंट केसेस बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। आपको रिसेंट केसेस के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके और रिसेंट केसेस की 2022 और 23 की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं पूरे उसको कंक्लूड कर देना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेने भर का है। जितने भी 10 के 10 सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनको बराबर इज्जत देने का, और अगर इज्जत नहीं दोगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपको हॉस्टल चाहिए, आप दूर से आते हो, तो आपको 200 प्लस टारगेट करना चाहिए और अराउंड 190 अटेन कर लेना चाहिए। अगर आप इतना नहीं पाते हो तो आपको हॉस्टल मिलने के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो 185 कट ऑफ गई थी हॉस्टल की उतनी अगली बार भी जाए, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको ध्यान रखना होगा कि हम जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें उतना स्कोर करें। तो एक महीना है हमारे पास, मई पूरा, जून में आपका जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा और एप्लीकेशंस अभी मई फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएंगी, फिर तो उसी समय आप भर दीजिए। बाकी एक महीना जम के आप तैयारी कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगा के प्रैक्टिस करिए। और पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 10 ही सब्जेक्ट्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। आप लोग 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से कवर कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, बेयर एक्ट जिस सब्जेक्ट्स हैं बेयर एक्ट पे कमांड कीजिए, और जिस सब्जेक्ट्स में बेयर एक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखते रहिए और केस लॉज देखते रहिए, हो जाएगा। और अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक पर कभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब इसमें कि इसका कोई रूल चेंज हुआ है नहीं हुआ है, कितने मार्क्स का इस बार आएगा, या नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी नहीं होगी, या कुछ भी जो आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, आप टेलीग्राम चैनल पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सब कुछ बता सकते हैं। हम लोग उसको अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम उसको आंसर कर दें ऑन द स्पॉट। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम आपको कुछ दिन बाद रीच करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।